नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने करीब 17,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने वीओ चिदंबरनार बंदरगाह पर आउटर हर्बल कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी। साथ ही बंदरगाह को देश का पहला हरित हाइड्रोजन हब बंदरगाह बनाने के उद्देश्य से कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में अलवणीकरण संयंत्र, हाइड्रोजन उत्पादन और बंकरिंग सुविधा शामिल रही। वहीं हरित नौका पहल के तहत भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का भी शुभारंभ किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 75 प्रकाश स्तंभों के पर्यटक सुविधाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान वांची मनियाची नागरकोइल रेल लाइन के दोहरीकरण की रेल परियोजना का उद्घाटन किया। यह लगभग 1,477 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ साथ उन्होंने 10 साल में तमिलनाडु के विकास में की गई परियोजनाओं का खाका भी जनता के सामने पेश किया। तमिलनाडु के तिरुवेनुवेली में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ और प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए, अभिवादन के लिए सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके की क्षुद्र राजनीति पर जमकर निशाना साधा। तिरुवेनुवेली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए डीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के विकास विरोधी राज्य सरकार से हिसाब मांगने का समय आ गया है। साथ ही साथ डीएमके सरकार के इसरो को लेकर किए गए एक विज्ञापन पर चीन के झंडे को प्रकाशित किए जाने और प्रसारित किए जाने पर उन्होंने कहा कि अब सवाल ये उठता है कि देश हित को लेकर डीएमके की मंशा क्या है। आज इस विशेष कार्यक्रम हम इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा और साथ ही साथ हम बात करेंगे अपने खास मेहमान से। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं के विक्रम राव जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ विशिष्ट समीक्षाकार हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी। आप दोनों खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि विकास परियोजनाओं का क्या कुछ असर पड़ेगा और क्या कुछ वहां की राजनीतिक स्थिति है। लेकिन देखते हैं क्या कुछ प्रमुख परियोजनाएं रही जिनका प्रधानमंत्री ने किया लोकार्पण और शिलान्यास। तमिलनाडु के थुथुकुडी में प्रधानमंत्री ने 17,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं में सबसे अहम रही वीओ चिदंबरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला। भविष्य में इसे एक ट्रांसशिपमेंट के हब में बदला जाएगा। डिसैलिनेशन प्लांट, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और बंकरिंग फैसिलिटीज का भी आरंभ हुआ है। इन प्रोजेक्ट से थुथुकुडी और तमिलनाडु ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बड़ा सेंटर बनेगा। आज दुनिया सुरक्षित भविष्य के लिए जिन विकल्पों की ओर देख रही है, तमिलनाडु उसमें बहुत आगे जाएगा। वहीं एक स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि एक और मौजूदा केंद्र सरकार राज्य में हाईवे, मोटरवे और रेलवे को बढ़ावा देकर रोजगार और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी ओर यूपीए, कांग्रेस, इंडी और डीएमके सिर्फ बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। परिवार को बढ़ावा देने वाली इन पार्टियों ने राज्य के विकास को कई वर्षों तक लटकाए रखा है। ये सारे जो प्रोजेक्ट मैं आज लेके आया हूं, ये दशकों से यहां के लोगों की मांग थी। आज जो यहां सत्ता में बैठे हैं, वे लोग उस समय दिल्ली में बैठे थे, सरकार चलाते थे, ये डिपार्टमेंट चलाते थे, लेकिन उनको आपके विकास की परवाह नहीं थी। बातें तमिलनाडु की करते हैं, लेकिन तमिलनाडु की भलाई के लिए कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। आज आपका सेवक तमिलनाडु की धरती पर तमिलनाडु का नया भाग्य लिखने के लिए एक सेवक बनकर के आया है।
प्रधानमंत्री ने वाची मनियाची नागरकोइल रेल लाइन के दोहरीकरण के रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 1477 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह परियोजना कन्याकुमारी नागरकोइल से चेन्नई के बीच ट्रेनों की यात्रा के समय को कम करेगी। वहीं तमिलनाडु के लिए लगभग 4,586 करोड़ रुपए की 4 सड़क परियोजनाओं को लोगों को समर्पित भी प्रधानमंत्री ने किया। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश के 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 75 लाइट हाउस को भी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास परियोजनाओं की सौगात दी। तमिलनाडु को 17,000 से ज्यादा करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और साथ ही साथ विकास और विरासत को समेटकर नए भारत के बनाने की प्रतिबद्धता और हमला भी विपक्षी दलों पर, यूपीए पर, इंडी गठबंधन पर और डीएमके पर। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी, जो कि आर्थिक मामलों के विश्लेषक हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं के विक्रम राव जी, वरिष्ठ पत्रकार। प्रोफेसर महाजन, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से देखते हैं तमिलनाडु का जो पूरा का पूरा अछूता पूरा का तटीय क्षेत्र था, उस तटीय क्षेत्र पर वीओ चिदम्बरनार में जो कार्गो सुविधा का किया गया है, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय नौवहन मानचित्र पर भारत को स्थापित करता है, किस तरीके से हिंद महासागर, अरब सागर और जो पूरा का पूरा यातायात है इसको प्रभावित करता है, और कैसे एक नौवहन शक्ति के रूप में भारत को ये भविष्य में स्थापित करेगा? इसके कई आयाम हैं। एक आयाम तो ये है कि जो तमिलनाडु के उद्योग हैं जी, उनकी बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों में उसका निर्यात होता है। तो बंदरगाहों की कमी हमेशा से अपने देश में रही है और उसको पाटने की कोशिश कुछ समय से हो रही है। हम जानते हैं कि देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, यानी जिन चीज़ों का हम निर्यात करते हैं उन चीज़ों पर लॉजिस्टिक कॉस्ट 15 से 17% आती है, जिसके कारण हमारे जो उद्योग हैं, हमारे जो उत्पाद हैं, वो दुनिया में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से पिछड़ जाते हैं। लेकिन इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हम लोग अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर सकते हैं, अपने उद्योगों के लिए सुविधा दे सकते हैं ताकि वो जल्दी से उसको निर्यात कर सके। और साथ ही साथ ये जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि हम हाइड्रोजन एनर्जी का उपयोग करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जो दुनिया में इस प्रकार के जो क्लाइमेट चेंज है उसका एक बेहतर है वो हाइड्रोजन है। और हालांकि बाकी सौर ऊर्जा तमाम दूसरे प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन दूरी के जहाजों के लिए हाइड्रोजन का उपयोग जो है वो एक आगे चल करके एक सफलता की एक नई कहानी कर सकता है। निश्चित तौर से जो क्लीन एनर्जी की हमारी प्रतिबद्धता है, नेट जीरो कार्बन एमिशन की जो हमारी प्रतिबद्धता है, वो भी दुनिया देख रही किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे। के विक्रम राव साहब, आपसे जानना चाहेंगे, प्रोफेसर महाजन ने कहा कि हम एक कार्गो शिपमेंट के जरिए या फिर जो हमारा नौवहन की अंतर्राष्ट्रीय क्षमता उसका उतना दोहन नहीं किया गया, चाहे वो तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र हो, केरल का तटीय क्षेत्र हो या फिर अन्य हमारे जो पूर्वीय घाट और पश्चिमी घाट हैं। किस रूप में देखते हैं कि रोजगार के लिहाज से, किस रूप से देखते हैं वहाँ के नौजवानों के एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए, किस तरीके से देखते हैं कि जो मैरीटाइम सेक्टर का अब तक का अछूता क्षेत्र है? आर्थिक रूप से जो हुआ है वो तमिलनाडु की सरकार ने पिछले 75 वर्षों से कभी भी विकास की गति तेज नहीं हुई जितना अब भारत सरकार की कारण। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा हटकर बोलना चाहूंगा, केवल आर्थिक नहीं, आज नरेंद्र मोदी जी का दौरा रहा दक्षिण भारत का, वो एक तरह का राजनीतिक सुनामी था। एक रिपोर्टर के नाते मेरा आंकलन ये है कि सबसे हमलावर पार्टी और राज्य मोदी सरकार पर तमिलनाडु और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम है, डीएमके जी। आज जिस ढंग से उनका बैटिंग की है, मुकाबला क्या है, हर बॉल में चौका छक्का लगाने की कोशिश की मोदी जी ने। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। मसलन एक छवि बनाई है भारतीय जनता पार्टी और मोदी की द्रमुक ने दक्षिण में, ये हिंदी भाषियों की पार्टी है, उत्तर भारत की पार्टी है, राम मंदिर की पार्टी है, ये धर्म की पार्टी है, ये ब्राह्मणों की विप्लव की पार्टी है। आज मोदी जी ने अगर बारीकी से गौर करें हम लोग,
उनके शब्दों का विश्लेषण करें, वाक्यों का विन्यास करें, तो आप देखेंगे आप उन्होंने एक एक को चुन चुन के मारा है। जैसे उन्होंने शुरुआत की अपने प्रचार की जर्मन सिंगर कैसांड्रा के एक भजन से। जी। अब वो भजन विदेशी गा रही है तमिल भाषियों के सामने, अच्युतम केशवम सत्यभामा माधवम के नाम से। सब जानते हैं ये कृष्ण का मशहूर गीत है ये जी। और मोदी ने शुरू करके एक तादाद स्थापित किया अपने अपने श्रोताओं में जो हिंदी भाषी है, तमिल भाषी है। दूसरा देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिखा दिया राम मंदिर नहीं, तमिल संगम और तेलुगु संगम का काशी में आयोजन करके मोदी ने दिखा दिया कि कृष्ण केवल मथुरा के नहीं, कृष्ण दक्षिण भारत के भी है। और राम मंदिर से तो आप याद रखिए अश्विनी भाई, अयोध्या आने के पहले कहाँ कर गए थे, यात्रा विवरण देखिए मोदी का। शबरी के धाम गए, कर्नाटक गए, रामेश्वरम गए, हर जगह बिल्कुल दौरा करे, रामेश्वरम हर जगह, ये दिखाने के लिए कि राम तुम्हारे भी है, केवल उत्तर के नहीं है, राम सबके हैं। इन मुद्दों पर हम के विक्रम राव साहब चर्चा करेंगे, क्योंकि उन्होंने तिरुनेलवेली में जबरदस्त प्रहार किया जो आप जिक्र कर रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तरीके से कहा कि किस तरीके से भारत भारतीयता से भी परहेज करती है डीएमके। लेकिन आइए आपको हम दिखाते हैं कि हम प्रधानमंत्री की रैली की बातें बताएंगे, वहां पर उनके संबोधन को बताएंगे, लेकिन वक्त हो चला है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 9 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम है नौसेना, हम है भारत के भारती, जय भारती, हम है नौसेना, हम है भारत के सारथी, सारथी, सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में भाजपा के लिए लगातार बढ़ रहे जन समर्थन के लिए जनता का अभिवादन किया, धन्यवाद ज्ञापन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के लोग भाजपा को बड़ी आशा से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने संवेदनशीलता और सामाजिक न्याय की सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के विकास के विरोधी राज्य सरकार से हिसाब मांगने का समय अब आ गया है। तिरुनेलवेली में प्रधानमंत्री का स्वागत करने सड़कों के किनारे बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। प्रधानमंत्री ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने भाजपा द्वारा आयोजित एक जनसभा में शिरकत की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान डीएमके और कांग्रेस गठजोड़ पर जमकर राजनीतिक वार किए। उन्होंने कहा कि डीएमके सरकार तमिलनाडु के बच्चों के भविष्य को अपसेट कर रही है। पहले जो डीएमके के नेता थे वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिंदगी भर लगे रहे। अब जो मुख्यमंत्री है वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। ये सारे डीएमके वाले अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं और आपका भविष्य अपसेट करने में लगे हैं। वे उनके बच्चों का भाग्य बनाना चाहते हैं और मोदी
आपके बच्चों का भाग्य बनाने की गारंटी लेके आया है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भाजपा की मौजूदा केंद्र सरकार राष्ट्र प्रथम की नीति के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं कांग्रेस डीएमके के पास न तो विकास का रोड मैप है और न ही इनके पास कोई विजन। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा तमिलनाडु की राज्य सरकार विकास कार्यों का क्रेडिट लेने के लिए गलत प्रचार का भी सहारा ले रही है और करदाताओं का अपमान कर रही है। इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। उसमें भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा। भारत के स्पेस की सफलता को वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। प्रधानमंत्री ने बीते सालों में कतर से लेकर श्रीलंका व अन्य देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार तमिलनाडु के विकास व अन्य सभी मुद्दों को लेकर बेहद संवेदनशील है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को रोजगार और शिक्षा का भरोसा दिलाया। साथ ही एक बार फिर 400 पार का नारा बुलंद किया। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर निशाना साधा। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ है के विक्रम राव जी और साथ ही प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी। के विक्रम राव जी, अश्विनी महाजन जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे इससे पहले विक्रम राव साहब ने कहा कि जो भी भारतीय प्रतीक हैं उनको कहीं ना कहीं ध्वस्त करने का, उनको निराधार करने का, निर्मूल करने का या उनका अपमान करने का प्रयास डीएमके द्वारा किया जाता है। उसका सीधी मानगी दिखी जब भारत के स्पेस सेंटर के एक उद्घाटन समारोह में, जो कि तमिलनाडु में ही बन रहा, रॉकेट पर चीन का एम्ब्लेम लगाना, जबकि सारे पूरा का पूरी तकनीक हमारी चंद्रयान तक की स्वदेशी है, पूरी दुनिया जानती है, नासा तक हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को और हमारी अंतरिक्ष क्षमता का की दाद मानती है। ये कौन सी मानसिकता, उद्धत मानसिकता से अलग एक ऐसी मानसिकता जो विरोध के विरोध के लिए ही नहीं, राष्ट्र विरोध पर भी बढ़ती चली जा रही है। देखिए, पिछले काफी समय से मुझे लगता है कि सरकार के विरोध में ये जो विपक्षी दल हैं ये भूल रहे हैं कि हम देश का विरोध कर रहे हैं। और चाहे वो सेना द्वारा पराक्रम का विषय हो, चाहे वो हमारे वैज्ञानिकों के पराक्रम का विषय हो या अन्य क्षेत्रों में भारत की प्रगति हो, सबको एक रूप में उसको प्रस्तुत करने का जो प्रयास पिछले समय से हो रहा है, उससे सेना का भी मनोबल गिरता है, उससे हमारे वैज्ञानिकों का भी मनोबल गिरता है। इसलिए जनता को समझना होगा कि इस प्रकार से जैसे भारत प्रगति कर रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, चाहे वो विमानन का क्षेत्र है, चाहे वो स्पेस का क्षेत्र है, चाहे वो एआई का क्षेत्र है, जिस प्रकार से हमारा देश प्रगति कर रहा है, उसके लिए जो जिम्मेदार तत्व हैं, चाहे हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे सैनिक हैं, तमाम लोग हैं, उनके सम्मान को किसी भी प्रकार से ठेस नहीं लगनी चाहिए। और इसका नुकसान विपक्षी दलों को स्वयं ही हो रहा है। इसलिए विपक्षी दलों को उस मानसिकता से बाहर आना चाहिए और खास तौर पर चीन जैसे बात पर या चीन के एम्ब्लम लगाने पर या इस प्रकार की जो देश के लोगों को आहत करती है, निश्चित तौर से राष्ट्रीय गौरव को आहत करती है, राष्ट्रीय स्वाभिमान को आहत करती है। इससे विपक्षी दलों को परहेज करना चाहिए, अदरवाइज उनका खुद का ही नुकसान इसके साथ हो। निश्चित तौर से। के विक्रम राव साहब, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर पिछले इस 1-2-3 सालों के स्थिति को देखें, कार्यकाल के विशेष कार्यक्रम को देखें, काशी और तेनकाशी को जोड़ने के लिए काशी तमिल संगमम,
काशी और गुजरात को जोड़ने के लिए काशी सोमनाथ संगमम, जिस तरीके से कर्नाटक, अभी आपने खुद जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जी जब विशेष अनुष्ठान के समय में थे तो चाहे वो शबरी का आश्रम हो, चाहे रामेश्वरम हो, कीर्तिस्तंभ हो, जाकर सागर में स्नान हो, उन सभी स्थानों पर गए राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को बढ़ावा देने के मकसद से, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के मकसद से। लेकिन वहीं ये राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्वाभिमान और प्रतीकों पर कुठाराघात तो करते ही हैं, अपीजमेंट और डिवाइड पर, सामाजिक विभाजन और तुष्टीकरण की हद तक जाकर राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विक्रम राव साहब। अश्विनी भाई, जरा गौर कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीतिक हमले की स्टाइल। जी मैं आपसे कह रहा हूं, जरा गौर कीजिए नरेंद्र मोदी की रणनीतिक शैली को, किस प्रकार शत्रुओं को निरस्त करने की कोशिश की। मसलन आपने काशी की बात की, एक जगह अपने दौरे में ये भी कहा था, पिछले दौरे में प्रधानमंत्री ने, कि काशी के गंगा जल को जो चढ़ाया गया रामेश्वरम में, वो देश की एकता और मुक्ति पा देगा। इतनी बड़ी चीज थी, लगती छोटी है, लेकिन भावनात्मक रूप से काशी और रामेश्वर को जोड़ने की कोशिश एक बहुत उम्दा बेहतरीन प्रयास था। उसके अलावा वो जानते हैं कि डीएमके सबसे मजबूत पार्टी है देश में, विपक्ष का स्तंभ है, जो हमला करी बीजेपी पे, उसी को उन्हें कंसंट्रेट किया, उसी को एकाग्र होकर हमला किया और कहा भ्रष्टाचार। आज सबसे भ्रष्ट पार्टी को मानी जाती है जुडिशियली, न्यायिक रूप से, तो वो डीएमके है, करुणानिधि से लेके उनके पुत्र तक, और अभी जिक्र किया मोदी ने उनके पौत्र तक। तो इस स्थिति में मैं सोचता हूं कि ये एक राजनीतिक सूक्ष्म बुद्धि का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री ने चुन चुन के बड़े बारीकी से 90 शब्दों में डीएमके हमला किया। चुनाव जो होने जा रहा 3-4 महीने बाद, उसमें डीएमके की वजह से दक्षिण में कमजोरी पड़ती है। इसीलिए मुझे लगता है कि आज इनका यात्रा रही कई मायनों में एक राजनीतिक, जो कैरम में हम लोग कहते हैं शॉट था, क्या शॉट, बहुत बढ़िया शॉट वाला है। जी हम चर्चा जारी रखेंगे, वक्त हो चला है एक और बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी, जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा है। तो दिखता ही है भाई, पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है, तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ, सेम विद डायरेक्ट प्लान, यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अरे राजू बेटा, तूने नई बाइक ले ली? ऐसे ही तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो बेटा। अरे चाची, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं, और मैं गारंटी देता हूँ कुछ सालों में अपने देश से गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। गारंटी? कैसी गारंटी? अरे चाचा, मोदी की गारंटी। अच्छा, अब तो गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी, ओ मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलते चलते आखिरी सवाल आपसे लेंगे प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी। प्रधानमंत्री जी ने साफ तरीके से जिक्र किया किस तरीके से चाहे कतर चाहे श्रीलंका सुरक्षित भारतीयों की वापसी और भारतीय गौरव और भारतीयों के स्वाभिमान की स्थापना इस पूरे के पूरे कार्यकाल में हुई है। लेकिन दक्षिण के ही राज्य और खासकर डीएमके और विरोधी दल इस पर लगातार ये बताते हैं कि
राष्ट्रीय हितों की अनदेखी हो रही, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी घरेलू राजनीति को उछालने की कोशिश करते हैं? मुझे लगता है कि जहां जहां तमिल लोग रहते हैं वहां वहां भारत सरकार की तरफ से, भारत की ओर से एक विशेष प्रयास हुआ है मित्रता का भी, और कहीं कोई कठिनाई आई भारतीयों को, उनको, और न केवल भारतीयों को, भारतीय मूल के लोगों को भी अगर कोई कठिनाई किसी देश में आती है तो भी भारत उसके लिए खड़ा रहता है। इस वर्तमान सरकार ने उसके लिए कई कदम उठाए हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि डीएमके सरकार अगर अपनी उस छद्म जो जी आपकी पॉलिसी है माइनॉरिटी, एक तुष्टीकरण की स्थिति है, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो कहती है वो दोनों ही केरल हो या तमिलनाडु सरकार हो, ये तुष्टीकरण की जो नीति है उसके कारण उनको स्वयं को ही ये नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं उसकी भावनाएं जो है वो फुलफिल नहीं हो पाती। समय बहुत कम है अश्विनी महाजन जी, पूरे देश भर में हो रहा है जी, और बहुत कम समय है, माफी चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया के विक्रम राव साहब और प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी हमसे जुड़ने के लिए, विस्तार से अपने विषय रखने के लिए। और एक तरफ काशी और तेनकाशी को मिलाने की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सामाजिक विभाजन और तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। लेकिन इन सब के साथ साथ एक राष्ट्र निर्माण के प्रतिबद्धता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई परियोजनाओं का, विकास परियोजनाओं की सौगात दी महाराष्ट्र और तमिलनाडु को। इरादा साफ है, विरासत और विकास दोनों का संरक्षण हो, दोनों साथ साथ चले। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।